Hello learners, welcome to my channel all about education. Today we are going to discuss a very interesting topic, or we can say which is related to your practical work, that is the internship. किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है. आप लोगों ने भी किसी न किसी स्कूल में इंटर्नशिप करी होगी या करेंगे. तो जब आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इंटर्नशिप का अपना एक रोल होता है आपको एक प्रभावशाली इफ़ेक्टिव टीचर बनाने के लिए. तो उसके लिए जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाना. जब आप इंटर्नशिप रिपोर्ट बना लेते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बना लेते हैं, टीचर्स डायरी वगैरह बना लेते हैं, रिफ्लेक्शन जर्नल बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप बना लेते हैं तब आता है दिन वाइवा का. और हर इंटर्नी को, हर प्रशिक्षु को परीक्षण के अंत में इस वाइवा का इंतज़ार तो रहता है, इस मौखिक परीक्षा का इंतज़ार तो रहता है, पर उतना ही उसे डर भी लगता है. तो अब शुरुआत कैसे होती है? मान लीजिए आपने फाइल रखी सामने, तो देखिए वाइवा लेना, मौखिक परीक्षा लिखना, ये बहुत हद तक सब्जेक्टिव होता है. सब्जेक्टिव मतलब व्यक्ति पे निर्भर होता है. ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन है, क्या सोच के आए हैं, किन पॉइंट्स को ज़्यादा वो बल देंगे, किन बातों पे ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे. तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव मैटर होता है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ टू फेस द इंटर्नशिप वाइवा. सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल की. तो जो स्कूल होता है वो आप लोगों ने अपने बीएड के सिलेबस में पढ़ा है कि स्कूल बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए आदि. तो सबसे पहले आप देखिए कि स्कूल की जो लोकेशन है वो क्या है. तो आपसे अगर पूछा जाए कि मेरा स्कूल यहाँ पे है, वहाँ पे है, तो पूछेंगे अगर रोड पे है तो क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, अंदर गली में है तो क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या है, कैसे पहुँचते हैं, क्या स्कूल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं है, फैसिलिटीज़ हैं ट्रांसपोर्ट की, हैं तो क्या फ़ीस क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की फ़ीस ज़्यादा है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पसंद करते हैं, जैसे टेम्पो, ऑटो, बस वगैरह से. तो उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या बच्चे इस वजह से लेट हो जाते हैं. तो कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित पुटअप हो सकता है. उसके बाद जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो आप लोगों ने अपने बीएड करिकुलम में शेप ऑफ बिल्डिंग पढ़ी होगी. तो आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आपके जिस बिल्डिंग, जो स्कूल में आपने इंटर्नशिप करी, व्हाट वाज द शेप ऑफ दैट बिल्डिंग. तो एक बहुत अच्छी शेप जो मानी जाती है स्कूल की वो होती है यू या एल. तो कहीं ना कहीं आप अपने बिल्डिंग का यहाँ पे शेप बताएंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ये आइडियल शेप माना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा. उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इस स्कूल में गई थी, मान लीजिए आप गवर्नमेंट स्कूल में गई, तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ का वातावरण कैसा था. तो यू हैव टू रिप्लाई, क्योंकि कुछ बच्चे इंटर्नशिप गाँव के स्कूलों में करते हैं, वहाँ का माहौल अलग होता है. कुछ आउटस्कर्ट्स के स्कूल में जहाँ पे थोड़ा सा अर्बन यानी कि शहरी इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, कुछ लोग बिल्कुल शहरी स्कूलों में करते हैं, कुछ लोग कॉन्वेंट्स में करते हैं, कुछ लोग पब्लिक स्कूल्स में करते हैं. तो सबका अलग अलग वातावरण होता है, उससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है. और उसी वातावरण पे आधारित, उसी एनवायरनमेंट पे आधारित बच्चों का लेवल, बच्चों का स्टैंडर्ड कैसा है, एंड how did you tackle the problems regarding the level of the students, regarding the status of the school, regarding the environment of the school. उसके बाद आपको स्कूल का बोर्ड एफिलिएशन पता होना चाहिए. बहुत सारे बच्चे वाइवा के समय बता ही नहीं पाते कि यूपी बोर्ड का स्कूल था एफिलिएटेड, या सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड था, या आईसीएसई था. तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए. फिर कोएड, अगर कोएड यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि कोएड के क्या फ़ायदे हैं, क्या गर्ल्स, प्रॉपर गर्ल्स या प्रॉपर बॉयज़ का स्कूल बेटर होता है या कोएड बेटर होता है. तो आपको अपने 2-3 पॉइंट्स तैयार रखने चाहिए. इसके बाद मीडियम की बात भी आ सकती है कि हिंदी मीडियम में आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसी. आपने अगर कह दिया मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, तो और अगर आपसे पूछा कि इंटर्नशिप स्कूल कौन सा था, तो अगर आपने कहा हिंदी, तो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि दोनों स्कूलों में क्या अंतर आपको देखने को मिला. अगला आ सकता है आपका कि जब आप इंटर्नशिप करने गए तो वहाँ आपने क्या देखा.
वहाँ के शिक्षक थे, वहाँ के जो टीचर्स थे और वहाँ के जो बच्चे थे, उनके बीच में क्या संबंध था, कैसा संबंध था, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, डिड द स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर्स एंड ऑल्सो डिड द टीचर्स रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स। बहुत हार्शली तो नहीं बात होती थी, बहुत ही स्टूडेंट्स बहुत बदतमीज़ टाइप के तो नहीं थे, बात नहीं सुनते थे, तो क्या रिलेशन था, डांट ज़्यादा पड़ती थी या प्यार से समझाया जाता था या बहुत कॉर्डियल रिलेशन था, किस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिला। आपको एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि वहाँ पे स्कूलों में सुनने में आता है कि स्कूलों में टीचर्स को 7 पीरियड 8 पीरियड दे दिए जाते हैं, कोई फ्री पीरियड नहीं होता, कोई कॉपीज चेक करने के लिए टाइम नहीं दिया जाता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगा, वहाँ पे टीचर्स ओवरबर्डन थे, और टीचर्स ओवरबर्डन तभी होते हैं जब उस स्कूल में टीचर्स की कमी होती है। तो यू विल बी आस्क्ड दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि वॉज देयर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टीचर्स, वर द टीचर्स ओवरबर्डन, उनके पास ज़्यादा काम तो नहीं था, या डिड यू फील दैट सम टीचर्स वर ओवरबर्डन एंड सम टीचर्स वर सिटिंग आइडल। सो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द इंटर्नशिप वाइवा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि टीचिंग लेवल क्या था। बहुत सारे स्कूलों में व्हाट हैपेंस, द टीचर गोज इनटू द क्लासरूम, सिट्स ऑन द चेयर एंड जस्ट blurts out the content and just tells them to note down in their copies, but this is not the method you have learned in the B.Ed में आपने ये नहीं सीखा है कि कुर्सी पे जाके बैठ जाना है और बस किताब से बोलते जाना है। आपने एक पैटर्न सीखा है, एक फॉर्मेट सीखा है, तो उसके आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे टीचिंग लेवल क्या था, किस तरह से टीचर्स पढ़ाते थे और आपने कैसे पढ़ाया। फिर आप ये भी, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन का बहुत ज़माना आ गया है, टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स भी अपडेटेड होने चाहिए टेक्नोलॉजी से। तो क्या टेचर्स अपडेटेड लगे आपको, क्या लगा कि बाद में ऑनलाइन क्लासेस भी हुई तो कुछ लोग जुड़े भी होंगे, तो क्या आपको लगा कि टीचर्स वर टेक्नो फ्रेंडली और डिड दे शाई अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। कहीं ऐसा तो नहीं टेक्नोलॉजी यूज़ करने में उनको हिचक हो रही थी। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर एक आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप एक डिग्री कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप एक प्रोफेशनल डिग्री के स्टूडेंट्स हैं B.Ed के, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्कूल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में आपका क्या सोचना है। आपको ऐसे कौन से रूल्स थे जो बहुत अच्छे लगे और ऐसे कौन से रूल्स थे जो आपको अच्छे नहीं लगे, या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये भी रूल होना चाहिए। जैसे कई बार कई स्कूलों में हमने देखा है कि गेट खुला रहता है और लेट बच्चे आते रहते हैं और स्कूल वाले लेते रहते हैं। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि लेट हो जाते हैं बच्चे, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई तो उनको तुरंत वापस कर देते हैं। बहुत जगह हम देखते हैं कि लेट आते हैं तो उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है, उनको पनिशमेंट दी जाती है, मारा जाता है या दौड़ाया जाता है। तो आपके हिसाब से ऐसा कोई रूल है जो आपको पसंद नहीं आया, या आप कोई रूल ऐड करना चाहते हैं, तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। उसके अलावा आपसे फ़ी संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फ़ी का सबमिशन का पैटर्न था, जो फीस जमा करने का पैटर्न था, वो आपको कैसा लगा, आपको क्या लगा, फ़ीस ज़्यादा थी, कम थी, अगर फ़ीस जो थी उसके अकॉर्डिंग स्कूल में फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी, आपको क्या लगा फ़ीस जमा करने की तिथि के बाद जो पेनल्टी ली जाती थी वो अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, या कि कुछ लोगों को टाइम दिया जाता था लेकिन एप्लीकेशन ली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में को करिकुलर एक्टिविटीज़ या पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत कम होती हैं। तो इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके यहाँ जब इंटर्नशिप आप कर रहे थे तो हाउ मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर आपने कहा कि सिर्फ एक ही की गई थी, 2 ही की गई थी, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का छात्रों के जीवन में, शिक्षकों के जीवन में या स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में या व्यवस्थापन में क्या मायने रखता है, क्या महत्व है। तो आप अपनी तरफ से बताएंगे कि भाई पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी उतनी ही ज़रूरी हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जितनी कि आपकी करिकुलर यानी कि आपके पाठ्य संबंधी गतिविधियां। तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसके अलावा आप स्कूल में, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल मैनेजमेंट है, जो टीचिंग स्टाफ है, वो बच्चे की पर्सनालिटी यानी कि उसके जो पर्सोना है उसको बेटर करने के लिए, व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या करते हैं, कौन से स्टेप्स उठाते हैं। तो
आप जवाब देंगे अगर आपको लगा कि स्कूल में उस तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल में ड्रामा, स्पोर्ट्स, स्किट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, ये सारी चीज़ें, ड्राइंग कंपटीशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये बच्चों की साइकोमोटर स्किल्स को, उनकी क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है? वहाँ सिर्फ ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव या नॉलेज की बात तो नहीं होती। क्या इसके अतिरिक्त वहाँ पे साइकोमोटर स्किल्स डेवलप की जाती हैं बच्चों की? क्या स्किल्स पे फोकस किया जाता है कि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है और तो फिर उसी को अच्छा माना जाता है, लेकिन कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो क्या स्कूल उसको मोटिवेट करता है, कहीं कॉम्पिटिशन्स में बाहर भेजता है? या कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो क्या स्पोर्ट्स के लिए कुछ अलग से वहाँ पे बच्चों को एनकरेजिंग चीज़ें होती थी? क्या बच्चों को प्रोत्साहन मिलता था? ये आप बता सकते हैं। तो आप सब अलग अलग स्कूल में करते हैं। कुछ स्कूलों में जो व्यक्तित्व है उसको बहुत निखारा जाता है, ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारा जाता है। इसके संबंधित आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। अगला आ सकता है टाइम टेबल का। टाइम टेबल आप लोगों ने ज़रूर बीएड सिलेबस में पढ़ा होगा कि टाइम टेबल क्या होता है, कैसे बनना चाहिए, किन बातों का, किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग द टाइम टेबल। सो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके क्लास का टाइम टेबल क्या था, तो आप अपनी फाइल में दिखा सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि इस टाइम टेबल में आपको क्या कमी लग रही है, व्हाट ड्रॉबैक डू यू फाइंड इन दिस टाइम टेबल, क्योंकि वो टाइम टेबल उस स्कूल के क्लास टीचर ने बना रखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। हो सकता है 2 या 3 विषय जो होते हैं, जो कठिन विषय होते हैं, जो भारी विषय होते हैं बच्चों के लिए, वो एक साथ लगा दिए गए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल में जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं अगर आपको आइडिया है। और अगर टाइम टेबल अच्छा बना है तो आपसे अगर पूछा जा रहा है टाइम टेबल से, तो आप बताइए कि इस टाइम टेबल में क्या अच्छी बात है, कि हाउ इट इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, हाउ द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड प्रॉपरली, अरेंज्ड प्रॉपरली इन द क्लास टाइम टेबल। देन about your timetable, it can be asked कि were you satisfied with your timetable, जितने जो क्लासेस आपको अलॉट की थी, were you satisfied? और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे अरेंजमेंट पीरियड लगा दिए गए हो, तो आप ये बात अपनी बता सकते हैं कि यस मैनी अरेंजमेंट पीरियड्स, क्योंकि वहाँ पे कई स्कूलों में क्या होता है कि देर इज़ डर्थ ऑफ टीचर्स की बहुत कमी होती है, तो हो सकता है इंटर्नीज को कई सारे अरेंजमेंट पीरियड्स लगा दिए गए हों, तो आप उसकी भी बात यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉर्निंग असेंबली, जो सुबह की प्रार्थना सभा होती है। हर इंटर्नी से ये उम्मीद की जाती है कि जब वो इंटर्नशिप करे तो वो सुबह की प्रार्थना सभा ज़रूर अटेंड करे। द इंटर्नी शुड अटेंड दैट मॉर्निंग असेंबली। सो क्योंकि मॉर्निंग असेंबली जितना बच्चों के लाइफ में ज़रूरी है उतना ही टीचर्स के लाइफ में ज़रूरी है। उनका रोल चेंज होता है। द टीचर्स आर कमिंग फ्रॉम होम एंड नाउ दे आर कमिंग टू अ प्रोफेशनल प्लेस। वो एक घर से एक औपचारिक जगह पर आ रहे हैं, एक संस्थान में आ रहे हैं, तो उनका रोल चेंज हो जाता है, उनकी भूमिका बदल जाती है। तो मॉर्निंग असेंबली हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे कि जो सुबह की सभा थी वो किस तरह से होती थी। आपको उसमें पूछा जा सकता है कि क्या क्या होता था, तो आप बता दीजिए। कई बार आपको एग्जामिनर कहते हैं कि अच्छा कितनी प्रेयर होती थी, आपने कहा कि 3 प्रेयर होती थी, तो आपसे कहा जाएगा कोई भी एक अपनी पसंद की प्रेयर सुनाइए, तो आपको सुनानी पड़ सकती है। प्लेज होती है, जब प्लेज होती है तो उसके कई बार प्लेज भी पूछी जाती है, और कई बार राष्ट्रीय गान भी पूछा जाता है, नेशनल एंथम भी पूछा जाता है, पूरा नहीं गवाया जाता, लेकिन एक पैराग्राफ। ऐसे प्रेयर के लिए आपके एक पैराग्राफ पे रोक भी सकते हैं, या दोनों पैराग्राफ आपको बोलेंगे कि सुनाइए। सो यू शुड बी रेडी वॉट एवर इज बींग डन इन द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में जो भी कार्यविधि, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रिंसिपल एड्रेस करती थी, क्या प्रिंसिपल संबोधित करती थी बच्चों को, रोज़ करते थे, नहीं करते थे। आपको कॉन्फिडेंस से जवाब देना है कि क्या क्या होता था, डरना नहीं है क्योंकि आपने अटेंड करी हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको प्रार्थना सभा में या मॉर्निंग असेंबली में क्या कमी नज़र आई, या क्या आप चाहते हैं कि बदलाव हो सकता था, तो आप उसके बारे में बताइए अगर है तो। नेक्स्ट आपका आता है, जब आप मॉर्निंग असेंबली हो गई, अब आप शिक्षण के लिए कक्षा में गए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट था आपका,
कौन सी क्लास पढ़ाई। कई बार साइंस के बच्चे हैं तो उनसे कंप्यूटर भी पढ़वा लिया जाता है, हिस्ट्री सिविक्स का बच्चा है तो उसे जीके कहा जाता है, या सोशल साइंस का बच्चा है तो उसे एनवायरनमेंट पढ़ा लिया जाता है, अरेंजमेंट में भी, और हो सकता है इंटर्नशिप में भी मिल गया हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए और कौन कौन सी क्लास पढ़ाई। फिर आपसे जब पूछ लिया उन्होंने, आपसे एकदम से पूछ सकते हैं कि आप जिस क्लास में जाते थे उस क्लास की संख्या कितनी थी, उस क्लास में कितने बच्चे थे, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ। तो आपको एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान रखिए जिन जिन कक्षाओं में आपने पढ़ाया है आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा आपने साइंस में पढ़ाया या एनवायरनमेंट साइंस पढ़ाया, तो डिज़ास्टर आपसे टॉपिक पूछा, तो मान लीजिए आपने बोल दिया मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ा है, तो आपसे पूछेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा एक पैराग्राफ मुझे पढ़ा के बताइए। तो आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आपने कैसे पढ़ाया कक्षा में, किस तरह से उस कंटेंट को, उस पैराग्राफ को कैसे आपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया, कैसे बच्चों से प्रश्न किए। तो आप उसी तरह से एग्जामिनर के साथ इंटरेक्ट करिए और बताइए इस तरह से मैंने ये चीज़ पढ़ाई। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप ये प्रक्रिया या टीचिंग लर्निंग या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चल रही थी स्कूल में, आप उससे संतुष्ट थे, क्योंकि आप रोज तो हर पीरियड नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ पीरियड में खाली बैठे हुए तो आप जरूर ऑब्जर्व करते होंगे टीचर्स को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, किस तरह से बच्चों से पेश आते हैं, कैसे कक्षा में वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं। तो आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है कि व्हाट डिड यू सी इन द स्कूल, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द स्कूल, हाउ वाज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डन इन दैट स्कूल, हाउ वाज इट कैरिड आउट इन दैट स्कूल। तो आपको तैयार रहना चाहिए अपने आंसर के साथ कि वहां पर जो रेगुलर टीचर्स थे वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे चलाते थे। फिर आपसे पूछेंगे कि अगर आपने सब ऑब्जर्व करा तो आप बीएड के ट्रेनी हैं, आप एक बीएड ट्रेंड टीचर हैं, तो आपने अपने स्किल्स, कौशल जो आपने सीखे हैं, आपने जो लेसन प्लान्स पढ़ाए, आपने जो माइक्रो टीचिंग करी, उनसे आपने क्या कौशल सीखा और उन कौशलों को आपने किस प्रकार से स्कूल में, इंटर्नशिप स्कूल में लागू किया। हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट इन दैट, आपने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिखाया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आपको उन स्किल्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। आप बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो स्कूल में कोई चार्ट नहीं दिखाता है, स्कूल में कोई एक्टिविटी जल्दी करके नहीं दिखाता है, बस बहुत सारे स्कूलों में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या ऐसा इंटरेस्टिंग किया, कैसी गतिविधियां अरेंज करी और पढ़ाया। नेक्स्ट आपका आता है कि मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी। आपको पता होना चाहिए विधि प्रविधि कौन कौन सी होती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड विद सर्टेन मेथड्स, जैसे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, एनालिसिस एंड सिंथेटिक मेथड, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये कोई कंटेंट कैसे पढ़ाया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी कंटेंट जब पढ़ाते हैं तो एक ही मेथड से नहीं पढ़ा सकते। आप सिर्फ लेक्चर या व्याख्यान विधि से या स्पष्टीकरण से नहीं पढ़ा सकते। आपको कभी कभी प्रदर्शन भी करना पड़ता है, यानी कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी एक्टिविटी, एनी एक्सपेरिमेंट या चार्ट का या मॉडल का। तो आपने कई सारी विधियों को यूज़ किया होगा, तो आप उन विधियों के बारे में बताइए। अब यहाँ पे फिर एक चीज़ आ सकती है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं अच्छा कोई एक छोटा सा टॉपिक मुझे जो है किसी एक मेथड से या 2-3 मेथड के मिक्स करके पढ़ाइए। तो आप तैयार रहिए कोई चीज़ पढ़ाने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जैसे कि सूत्र को डिराइव करना, फॉर्मूला को डिराइव करना, ये आपका इंडक्टिव मेथड हो जाता है। सूत्र को रखकर सवाल हल करना, ये आपका मैथ्स का हो जाता है। या आपको ग्रामर के रूल्स पता है, रूल्स के अनुसार सेंटेंसेस को अरेंज करना, यह आपका डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि हो जाती है। तो बी प्रिपेयर्ड विद मेथड्स एंड कुछ कंटेंट छोटा सा तैयार करके रखिएगा। तो ये आपके मेथड से रिलेटेड हो गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों को किस मेथड में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ व्याख्यान विधि में बच्चे बोर हो जाते हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने से बोर हो जाते हैं। तो आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी विधि थी या ऐसी कौन सी मिश्रण था विधियों का, मिक्सचर ऑफ वेरियस मेथड्स, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। और आपको समझ में ही आ गया होगा जो मैंने कहा कि एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए और समझाइए। फिर आते हैं अटेंडेंस स्टेटस पर। अक्सर एग्जामिनर घेरने की कोशिश करते हैं कि आपने जिस क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर बनाया है उस क्लास में कितने बच्चे थे, और 2-3 नाम बताइए जो बच्चा रेगुलर रहता था, और 2-3 नाम बताइए बच्चों का जो इर्रेगुलर रहते थे।
फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो बच्चे इर्रेगुलर रहते थे उनके लिए आपने क्या किया, क्या आपने कोई एफर्ट्स किए, आपने कोई कोशिश करी, डिड यू मेक एनी एफर्ट, वाज देयर एनी कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द इर्रेगुलर स्टूडेंट्स कम रेगुलर टू द स्कूल। तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या कोई कदम उठाए या आपने कोई भी कदम नहीं उठाए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जब एक इंटर्नी स्कूल में जाता है पढ़ाने, तो इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारे बच्चों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिड यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, वर देयर एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टीचिंग और इंटर्नशिप। तो अगर हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जब जाते हैं पढ़ाने तो जो रेगुलर टीचर्स होते हैं वो एक तो उनका नुकसान होता है, दूसरी बात ये होता है कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो वो इंटर्नी की क्लास डिस्टर्ब करते हैं। कई बार जो इंटर्नी बच्चों को पढ़ा रही है वो बच्चे जानते हैं कि ये इंटर्नी है, तो वो सीरियसली नहीं पढ़ते, तो वो भी क्लास छोड़ छोड़ के कि फलानी मिस ने बुलाया है, वो वाली मैडम ने बुलाया है, तो वो भी क्लास छोड़ के जाते हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इंटर्नी को। तो आप अपनी अगर कोई दिक्कतें आई हैं तो आपसे पूछी जाए तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। तो कितना लेवल का कोऑपरेशन रहा, हाउ डिड यू मैनेज, वॉज द प्रिंसिपल एंड द स्कूल वेरी कोऑपरेटिव विद यू, क्या सबने आपके साथ अच्छे से आपकी सहायता करी, मदद करी। तो आप यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। फिर आपके स्कूल में पूछा जा सकता है कि जहाँ आपने इंटर्नशिप करी वहाँ पे क्या कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, कोई प्रोग्राम हुए, किसी प्रकार की गतिविधि हुई बड़े स्केल पर, अगर हुई तो आपका उसमें क्या रोल था, आपसे क्या कार्य कराया गया या आपको क्या ड्यूटी दी गई। तो आप यहाँ पे ड्यूटी के बारे में बता सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्यूटी आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय करी, आपको कौन सी ड्यूटी सबसे अच्छी लगी या कौन सी ड्यूटी ख़राब लगी। तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद योर आंसर। नेक्स्ट कम्स एक्सपीरियंस या रिफ्लेक्शन की बात भी हो सकती है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने पूरी इंटर्नशिप करी और जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे थे, व्हेन यू वर रिफ्लेक्टिंग ऑन होल ऑफ योर इंटर्नशिप, जब आप चिंतन मनन कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे अपने मन ही मन, तो आपको क्या लगा कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बेहतर हो सकता था, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया, आपको क्या लगा, आपके अंदर चेंज आया। तो आप जैसे जवाब दे सकते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, क्लास मैनेज करना आया, अपने आप अपने लेवल पर बिना किसी प्लानिंग के, जैसे लेसन प्लान पढ़ाने में बहुत प्लानिंग होती है टीचर्स की भी, स्टूडेंट की भी, लेकिन यहाँ पर आपने अपने आप अपने लेवल पर कितना काम किया, तो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, आपके में फ्लुएंसी आई, आपका सोशल स्किल्स बढ़ी, टीचरों के साथ बैठना उठना, टीचर से सुपरविजन लेना, गाइडेंस लेना, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ सीखी। फिर ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो रही हैं अब तो आपका टेक ऑन दी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन दी रिसेंट ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन इन वेरियस स्कूल्स, सो यू कैन टेल अबाउट योर व्यूज़। और आपसे जाना जा सकता है कि भाई जब ऑनलाइन क्लास हो रही हैं तो वो ऑफलाइन से कैसे फ़र्क हो जाती हैं, आपको क्या बेहतर लगती है, ऑफलाइन बेहतर लगती है ऑनलाइन या दोनों का मिश्रण। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या आंसर देते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एक ऐसा कौन सा योगदान रहा पूरी इंटर्नशिप में जिसको वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के बच्चे या वहाँ का स्कूल याद कर सकता है। अगर ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन है आपका कि बहुत ही सब्सटेंशियल, बहुत ही अहम आपने योगदान दिया, तो उसके बारे में ज़रूर बात करें, आपने क्या किया ऐसा, अगर आपसे पूछा जाता है तो। फिर आते हैं इवैल्यूएशन पर। आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि वहाँ पे मूल्यांकन पद्धति किस प्रकार की थी, कैसे टेस्ट लिए जाते थे, क्या आपको जो टेस्ट लेने का या परीक्षण लेने का पैटर्न था वो सही लगा या कितना सही था, क्या आपको ठीक लगा, क्या उसमें बेहतर हो सकता था, और जो पेपर बनाए जाते थे वो पेपर बनाने के तरीके क्या थे, क्या आपने कोई पेपर बनाया, और आपने पेपर जब बनाया तो किन किन बातों का ध्यान रखा, कैसे आपने पेपर बनाया। लर्नर्स डोंट फॉरगेट दैट यू हैव मेड अचीवमेंट टेस्ट इन योर पेडागॉजी पेपर। जब आपने पेडागॉजी का पेपर पढ़ा होगा, जो भी आपका स्कूल सब्जेक्ट रहा होगा, तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कि एक टेस्ट पेपर, एक उपलब्धि परीक्षण, एक अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनता है। तो यू मस्ट हैव लर्न दैट
what point should be kept in mind while framing the questions. So आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. तीनों डोमेन को छूते हुए क्वेश्चंस होने चाहिए, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक. इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होने चाहिए, शॉर्ट भी होने चाहिए, लॉन्ग भी होने चाहिए. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए. तो आप ये बात रख सकते हैं. फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या टेस्ट सब बच्चे देते थे या कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते थे डर के मारे या जानबूझ के, तो आप आंसर देंगे. फिर जो एब्सेंट हो जाते थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता था, क्या उनसे दोबारा टेस्ट लिया जाता था या उनको छोड़ दिया जाता था या उनको 0 दिया जाता था या उनके मार्क्स नहीं ऐड होते थे, क्या सिस्टम था, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगी लर्नर्स कि आप कुछ भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं. चूँकि आपने इंटर्नशिप करी है, आपने रिपोर्ट तैयार करी है, तो आपके पास काफ़ी हद तक मैटर होता है अपने बारे में कहने का, स्कूल के बारे में कहने का, बच्चों के, टीचर्स के, मैनेजमेंट और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन के जवाब देने में आप सक्षम होते हैं. तो कभी भी घबराएं नहीं, फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दें. और काफ़ी हद तक मैंने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, बट अगेन एज आई सेड कि दिस इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर. एग्जामिनर किस व्यू पॉइंट से और किस बात से, या कहीं पहले कहीं क्वेश्चंस वाइवा लेने गए थे तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले या वहाँ उनको कुछ फॉल्ट मिली, तो हो सकता है यहाँ पे वही मुद्दे लेके वो आए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट ट्राई टू रीड योर इंटर्नशिप रिपोर्ट 2-3 टाइम्स. अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें कि आपने क्या लिखा है. और इसके अतिरिक्त कई बार फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं और बच्चे बता नहीं पाते कि बीएड का फुल फॉर्म क्या है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूजीसी, इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद करिए. और इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन अगर आपको जानना है तो मेरे दूसरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने इनके बारे में बता रखा है. सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ so that you can get aware of various concepts, and please subscribe to my channel, and thanks for watching and good luck for your viva.